जय गुरु जी संगत जी। जस्ट चेकिंग सबको आवाज़ आ रही है। जय गुरु जी। ग्रुप से जय गुरु जी सबको, सारी गुरु जी की संगत को। आज गुरु जी ने मौका दिया है अपने सत्संग शेयर करने का, तो आज मैं याचना अपने सत्संग शेयर करूंगी आप सबसे। सब धीरे धीरे जुड़ जाएंगे, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम हो गया है। सो आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि हमारे यहाँ तो गुड मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के 8:30 है और बहुत सुंदर दिन है आज का। बहुत डिफरेंट दिन लग रहा है क्योंकि आज की शुरुआत ही बहुत सुंदर हो रही है गुरु जी के सत्संग के साथ। मैंने कभी ऐसे सत्संग शेयर नहीं किए, बट आज मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं सबसे अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं थोड़ा शाय फील करती थी सत्संग शेयर करने में, सबके सामने बोलने में, बट मेरी एक दीदी है, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम कभी भी अपने गुरु से कुछ लेने में शर्माते नहीं हैं, तो हम क्यों शर्माते हैं अपने गुरु के बारे में, उनकी बड़ाई करने में, उनका शुक्राना करने में, उनके बारे में कुछ कहने में। तो वही चीज़ सोच करके मुझे लगता है कि जब हमारे साथ कुछ होता है, कोई सत्संग होता है, गुरुजी हम पे कोई मेहर करते हैं, तो हमें सबसे शेयर करना चाहिए। और बस आज मैं आप सबसे बहुत सारे सत्संग शेयर करूँगी। मैं स्टार्ट करूँगी मेरी जर्नी बड़े मंदिर से। जब मैं बड़े मंदिर पहुँची, इट वॉज 2014। मैं आज अगर सोचती हूँ, अपनी लाइफ आज देखती हूँ और बड़े मंदिर जाने से पहले की लाइफ देखती हूँ, तो मैं फील करती हूँ कि मैंने इसी जन्म में 2 जिंदगियों को जिया है। क्योंकि वो दोनों बहुत बिल्कुल डिफरेंट लाइफ्स हैं। उससे पहले की मेरी ज़िंदगी, उसके बाद की मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अलग है। मैं बड़े मंदिर कैसे गई? मेरे एक जीजू हैं, उन्होंने उस टाइम जब हम लोग इतने परेशान थे, मैं और मेरी फैमिली, कि ऐसा हो गया था कि मैं अपने घर में मंदिर की तरफ देखती नहीं थी, जबकि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली रही हूँ, भगवान को बहुत मानने वाली रही हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने बस देखना ही छोड़ दिया। मुझे लगा मैंने इतना टाइम भगवान को इतना प्यार किया, पर मुझे क्या मिला? मैं इतनी परेशानी में हूँ, मेरी फैमिली इतनी परेशान है। उस टाइम मेरे जीजू ने बोला कि गुरुजी हैं, उनके मंदिर चलना चाहिए, वहाँ पर सब लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, तुम चलो, तुम्हारे जो भी दुख है ना वो वहाँ सब खत्म हो जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलेंगे। तो वहाँ जाने से पहले मुझे एक ड्रीम आता है रात को कि मैं किसी मंदिर में हूँ और वहाँ पर मुझे मेरे वही जीजू हाथ पकड़ के कह रहे हैं, जो हम बड़े मंदिर से जब हम दर्शन करके हॉल से बाहर निकलते हैं, जहाँ हम चाय प्रसाद लेते हैं, तो उस एरिया में वहाँ पर मैं खड़ी हूँ और मेरे जीजू मुझे कह रहे हैं कि यहाँ बैठकर प्रसाद खा लो। तो मैं कह रही हूँ अच्छा ठीक है जीजू, खा लेते हैं। बस इतना देखा और मुझे याद था कि वो जगह कैसी है। वो वाइट कलर के पत्थर लगे हुए हैं, वहाँ पर सेवादार खड़े हैं, लोग हैं। पर मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं करी और मैं उनके साथ एक दिन बड़े मंदिर चली गई। इट वॉज मंडे। जब मैं बड़े मंदिर गई, मैंने वहाँ पर मत्था टेका।
मत्था टेक कर जैसे ही मैंने वो बाहर हॉल के आगे वाली स्टेयर्स को उतरी, तो मैंने देखा कि वो वही जगह थी जो मैंने सपने में देखी थी। जबकि मैं उस जगह पर पहली बार गई थी, पर मैं उस जगह को पहले ही अपने ड्रीम में देख चुकी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि ये हुआ कैसे, मैंने ये जगह पहले कैसे देख ली। तो वहीं से मेरा एक विश्वास था, जो एक आस्था थी, वो वहीं से बननी शुरू हुई। एंड उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एक सत्संग है कि मैं कनाडा कैसे आई। तो कनाडा आने का सत्संग ऐसा है कि मेरी लाइफ में बहुत नॉर्मल सब चल रहा था। मैं जॉब कर रही थी, रोज़ उठना, घर से अपने जॉब पर जाना, जॉब से आना और बस अगले दिन की फिर तैयारी करना। तो एक नोन है हमारे यहाँ पर, उन्होंने मुझे बोला कि तुम कनाडा के लिए ट्राई क्यों नहीं करती, स्टडी वीज़ा पर आ जाओ। तो मुझे लगा कि मैं कनाडा चली जाऊँगी, ठीक चल रहा है यहाँ पर, सब कुछ ओके है। बट उन्होंने मुझे फिर भी काफ़ी कन्विंस किया और मैंने बस कुछ ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे गुरुजी का नाम लिया और अपना आइल्स का एग्ज़ाम बुक किया। तो मैंने सोचा अगर मेरे इतने बैंड्स आ गए कि मैं जा सकती हूँ तो ठीक है, वरना मैंने दोबारा नहीं देना। और हुआ ऐसे कि मेरे बैंड्स भी अच्छे आ गए। फिर थोड़ा लगा कि चलो ट्राई करते हैं। मैंने अपना वीज़ा ट्राई करने के लिए जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए तो उसमें देखा कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे। अब वो डॉक्यूमेंट्स डीयू से लेने थे, बट जब मैं डीयू गई तो उन्होंने कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत टाइम हो चुका है, अब नहीं मिल सकते हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। और उनके बिना वीज़ा लगना इम्पॉसिबल था। तो मैंने उम्मीद छोड़ दी। मैंने कहा वैसे भी मैंने तो ट्राई करना था, इतना कुछ खास मन नहीं था। तो मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा नहीं, मुझे नहीं जाना, आई एम ओके हियर। और उसके बाद घर वालों ने भी सोचा चलो ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो एक दिन एक अंकल हमारे घर आते हैं जो 10 इयर्स के बाद आते हैं। और वो क्यों आते हैं, क्योंकि 10 साल पहले उन्होंने कुछ मेरे पेरेंट्स को कुछ कहा था और कोई बात हुई थी और फिर उसके बाद बात ख़त्म हो गई, फिर कभी बात ही नहीं हुई। एक दिन वो अपने आप आ गए और वो सॉरी बोलने आए कि जो 10 इयर्स पहले मैंने आपको कुछ कहा था, मैं उसके लिए आज सॉरी बोलने आया हूँ। तो बैठे, बातचीत हुई और पापा ने पूछा फिर क्या करते हैं आजकल आप, तो वो कहते हैं मैं डीयू में जॉब करता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, मेरी बेटी के ना डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मना कर रहे हैं डीयू वाले कि नहीं मिलेंगे, क्या हो सकता है आप निकलवा दो। उन्होंने कहा हाँ जी बताओ। और यू वोंट बिलीव, मुझे पता भी नहीं है, मेरी मम्मी और मेरे सिस्टर उनके साथ जाकर मेरे डॉक्यूमेंट्स ले आए और मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। और मैंने अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया, वीज़ा अप्लाई किया और फर्स्ट टाइम मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैंने सोचा यहाँ तक फिर आई, फिर रिजेक्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा अब मैं ट्राई नहीं करूँगी, कोई बात नहीं। फिर जो यहाँ पर हमारे नोन रहते थे जिन्होंने मुझे कन्विंस किया था, उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं। ऑनलाइन मेरे डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे क्योंकि मैंने उन्हें दिखाए थे सारी चीज़ें। उन्होंने एज इट इज़ यहाँ पर उनकी जो लॉयर है उसके पास जाकर दिखाया और बोले इसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, क्या कुछ हो सकता है। उसने बोला हाँ, एक चीज़ मिसिंग है, अगर वो लग जाए तो हो जाएगा। और उन्होंने वो लेटर लगवाया, विद इन 1 वीक मेरा वीज़ा आया। और वो लाइफ ऐसे से ऐसे हो गई। मैं इंडिया में एक जॉब कर रही थी, मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, और वो एक दिन मुझे पता चला कि अब मैं यहाँ से कहीं और जा रही हूँ। और फिर उसके बाद चलो ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि एक नई लाइफ मिलेगी, मुझे कुछ नया करने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। और गुरुजी ने ये सब किया क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मेरे इम्पॉसिबल थे वो मुझे मिल गए और इतना सब कुछ हो गया। तो ये गुरुजी की मर्ज़ी है और मुझे जाना चाहिए, मुझे अपनी एक नई लाइफ शुरू करनी चाहिए। और जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो मैं बड़े मंदिर होकर वहाँ से मैं अपने एयरपोर्ट गई। जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी तो मैं जब बड़े मंदिर बैठी थी तो मैं बहुत रोई ये सोचकर कि पता नहीं गुरुजी कब मिलना होगा, कब मैं यहाँ आऊँगी, पता नहीं कब मुझे मौका मिलेगा कि मैं बड़े मंदिर आऊँ और वहाँ बैठूँ और वहाँ लंगर प्रसाद करूँ। अब
जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मैं किसी को जानती नहीं हूँ, कहाँ सत्संग होते हैं, कौन संगत है, जुड़ने में भी टाइम लगेगा, पता चलेगा, बट इट विल टेक सम टाइम। तब तक मैं सब्र रखूँगी, मैं जब तक सत्संग में जाऊँगी। तो मेरी सिस्टर एयरपोर्ट पे काम करती थी, वहाँ पर एयर कनाडा में ही काम करती थी वो। तो वहाँ पर एक गुरुजी की एक संगत अंकल एक जा रहे थे और उनके हाथ में गुरुजी का स्वरूप था। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि अंकल, मेरी सिस्टर जो है वो कनाडा है और वो कहती है वहाँ पर तो पता नहीं संगत कैसे मिलेगी, कैसे जाऊँगी सत्संग में, तो वहाँ पर क्या उसको पता चल सकता है कि वो कैसे सत्संग से कनेक्ट कर सकती है। तो उन्होंने कहा हाँ, उसे ये नंबर दो और बोलना जब वो पहुँच जाए तो मुझे कॉल करे। तो मैंने जब यहाँ आकर के उन्हें कॉल किया, डे वन मैंने एस्टिमेट लगाया था कि 6 to 8 months लग जाएंगे मुझे सत्संग में जाने में, संगत से जुड़ने में। बट जब डे 1 मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आंटी एक सत्संग है कल, कपूर अंकल के घर सत्संग है, आप आना चाहोगे? मैंने कहा अंकल मैं तो अभी यहाँ आई हूँ, मुझे यहाँ के कोई रास्ते भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, मैं कैसे ट्रैवल करूँगी। उन्होंने कहा कि आप कपूर अंकल को बात करो, अगर आपके यहाँ से कोई आ रहा होगा तो वो आपको लेते आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कपूर अंकल को फ़ोन किया, उनसे पूछा अंकल कुछ अरेंज हो सकता है, मैं किसी के साथ आ सकती हूँ? और उन्होंने एक अंकल को अरेंज किया और वो मुझे पिक करके वहाँ पर ले गए सत्संग में। एंड जो मैं सोचती थी कि 6 से 8 महीने लगेंगे, मैं डे 2 सत्संग में बैठी थी, गुरुजी के सत्संग में। एंड इट वॉज अनबिलीवेबल। मैंने जो सोचा था कि पता नहीं कब मिलना होगा, कब लंगर प्रसाद करूँगी, कब वो माहौल फिर से मिलेगा। गुरुजी ने कहा कि तुम कहीं भी जाओ दुनिया में, मैं हर जगह तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी मुझे मिस करोगे तो मैं सामने आ जाऊँगा। मेरा फेस बहुत उतरा हुआ था क्योंकि मैं अपनी फैमिली से दूर थी, बहुत एक नई जगह पर थी। पर गुरुजी को देख के मुझे लगा कि नहीं, मैं जहाँ भी हूँ गुरुजी की जगह पर हूँ, वो हमेशा हर जगह मेरे साथ है। और वहाँ से मेरी हिम्मत बनी और ये जर्नी यहाँ तक आकर जो है आज तक चल रही है। इट्स बीन लाइक 3.5 years की मैं यहाँ पर हूँ और ऐसे मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। बहुत स्ट्रगल भी आया, बट गुरुजी ने रास्ते बहुत आसान कर दिए। मैंने अपने कंपैरिजन में अगर और लोगों को देखा वही चीज़ें करते हुए, तो मैंने देखा कि मेरे रास्ते में स्ट्रगल बहुत था, बट गुरुजी ने वो हर स्ट्रगल, वो हर रास्ता बहुत इजी कर दिया मेरे लिए। तो मैं सोचती हूँ कि अगर गुरुजी नहीं होते तो मैं वो स्ट्रगल किस हिसाब से करती, कैसे करती। ओके, तो एक और सत्संग है, मैं सबसे शेयर करती हूँ कि मैं एक दिन अपने फ्रेंड से बात कर रही थी और वो भी गुरुजी की संगत है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो गुरुजी से मिले हुए हैं, मतलब फिजिकली जब गुरुजी प्रेजेंट थे तो वो उनके मंदिर गए हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मदर को डॉक्टर्स ने बोला था कि नॉट मोर देन 6 months, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाएंगी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी मदर को मुंबई ले जाओगे और वहाँ पर उनका ऑपरेशन कराओगे तो शायद थोड़ा टाइम उन्हें और मिल जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, चले जाते हैं, क्योंकि अगर मेरी मदर को एक सर्जरी से थोड़ा टाइम और मिलता है तो क्यों नहीं। और फिर वो वहाँ उनको लेकर के जाने लगे। उससे पहले गुरुजी की संगत में एक डॉक्टर अंकल थे जो मेरे फ्रेंड के अंकल थे। उनको गुरुजी ने कहा कि तेरे एक पेशेंट नू मुंबई जाना है, तू उन्होंने कहा मेरे को लाए पहला। तो उन्होंने कहा मेरे कौन से पेशेंट है जो सर्जरी के लिए मुंबई जा रहे हैं, पता नहीं। तो मेरे फ्रेंड ने उन अंकल को फ़ोन किया कि अंकल मैं मुंबई जा रहा हूँ अपनी मम्मा को लेकर सर्जरी के लिए, तो क्या आप साथ चल सकते हो, आप कुछ हेल्प कर सकते हो, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम हो जिन्होंने मुंबई जाना है, हमारे गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है। बोले कौन गुरुजी ने बुलाया है? बोले हमारे गुरुजी, आप हमारे साथ चलो, हम चलेंगे, मुंबई भी चलेंगे, पर आप पहले उनके पास चलो, उन्होंने बुलाया है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं।
जब उसने मुझे बताया कि जब वो गए तो वहाँ वैसे ही शबद कीर्तन सब चल रहा था और वो जाकर बैठ गए। गुरुजी आए, सामने बैठे और उनको बुलाया कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं। उन्होंने उनकी मदर को बुलाया, ब्लेस किया और उसके बाद वो मुंबई भी नहीं गए। और ये उन्होंने मुझे 2014 में बात बताई थी। आज 2020 में हम हैं कि 2014 में कहा था कि 10 साल हो चुके हैं, मेरी मदर के 6 मंथ्स आज तक कंप्लीट नहीं हुए और आज हम 2020 में हैं। दैट मीन्स 16 साल हो चुके हैं। और जो डॉक्टर्स कहते थे कि आपकी मदर 6 मंथ्स से ज़्यादा नहीं रह पाएंगी, आज 16 साल हो चुके हैं। उनकी मदर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सलामत है गुरुजी की कृपा से। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बहुत फील हुआ कि गुरुजी, मैं तो जब आप फिजिकली प्रेजेंट थे, मैं तो तब दिल्ली में ही थी, मैं तो पैदा हो चुकी थी, मैं दिल्ली में ही थी। आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? आपने मुझे 2014 में बुलाया। मैं बहुत मिस करती हूँ कि आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। मैं आपको अपनी आंखों से देख सकती, अपने भगवान को देख सकती, शायद मैं कभी उनके पैरों को छू सकती। तो मैंने उस चीज़ को बहुत मिस किया। एक छोटी सी कंप्लेंट की और उसके बाद मैं जब उस रात को सोई तो इट वाज अनबिलीवेबल कि मैंने अपने ड्रीम में देखा कि मैं बड़े मंदिर में खड़ी हूँ अकेली, कोई नहीं है वहाँ पर। मैं हॉल के बाहर खड़ी हूँ तो मैं वो हॉल की स्टेयर्स चढ़ के अंदर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कोई नहीं है अंदर, गद्दी पे गुरुजी बैठे हैं। तो मैं उनको देख के बहुत शॉक्ड हो जाती हूँ कि मैंने अपनी आंखों से कैसे मैं इन्हें देख रही हूँ। तो मैं उनके पास जाती हूँ और कुछ कह नहीं पाती उनसे, मेरे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है, घबराहट भी और खुशी भी। बस उनके सामने मैं बैठती हूँ, अपने घुटनों पर माथा टेकती हूँ और उनका 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 चरण उठा के अपने सिर पे इस तरह रख लेती हूँ और वो मुझे रखने देते हैं। और मैं रखकर उन चरणों को वापस रख देती हूँ और जैसे मैं उनके आगे दोबारा माथा टेकती हूँ तो मेरी नींद खुल जाती है। मैंने उठकर सबसे पहले अपने पापा से शेयर किया कि पापा, मैंने गुरुजी से कंप्लेंट की थी कि काश मैं आपको फिजिकली देख सकती, काश मैं आपके चरणों को छू सकती। आज उन्होंने मेरी वो कंप्लेंट भी दूर कर दी कि मैं कभी अपने मन में ये कंप्लेंट ना रखूं। और एक और सत्संग शेयर करती हूँ, ये मेरी मैरिज का सत्संग है। हर लड़की एक ड्रीम देखती है कि मैं जब मैं दुल्हन बनूंगी तो मैं ऐसी लगूंगी और ऐसा होगा, वो इमेजिनेशंस होती हैं माइंड में। तो मैंने अपनी खुली आंखों से एक सपना देखा था कि मैं जब दुल्हन बनूंगी तो मैं सबसे पहले गुरुजी को दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। मतलब एक इच्छा थी मेरे दिल के अंदर। अब वो मुझे नहीं पता थी कि कैसे पूरी होगी, बट मैं अपनी आंखों से मेरा एक विजन था कि मैं गुरुजी के आगे ब्राइड बन के हाथ जोड़कर खड़ी हूँ और मैं उन्हें दिखा रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, बहुत खुश, और उनको थैंक यू कर रही हूँ वो दिन दिखाने के लिए। और मुझे नहीं पता था वो कैसे पूरा होगा, वो स्वरूप इतना बड़ा कैसे आएगा। तो ऐसा हुआ कि जब हमने इंडिया जाना था तो कुछ ऐसा टाइम आया जब वहाँ पर बैंक्वेट्स बहुत इजीली अवेलेबल थे क्योंकि ज़्यादा कहते हैं साया नहीं था। तो मेरे पापा मेरी मम्मा बैंक्वेट्स देखने गए। तो जब देखने के लिए गए तो वो फाइनल नहीं हो पा रहे थे। एक बैंक्वेट गए, वहाँ पर उन्होंने देखा वहाँ पर गुरुजी के स्वरूप भी लगे हुए थे, बट हैरानी की बात यह है कि मेरे पापा ने कहा नहीं वो इतना खास नहीं लगा, दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है पापा, आपको जैसे ठीक लगे। बट जब मेरी मदर इन लॉ वहाँ गई, उन्हें वहाँ का खाना बहुत पसंद आया। जब उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने कहा ये वाला बैंक्वेट तो अच्छा है, जबकि मेरे हस्बैंड निरंकारी हैं। बट मेरी मदर इन लॉ ने जब वहाँ गुरुजी के स्वरूप देखे, उन्होंने मुझे फ़ोटो क्लिक करके वहाँ से भेजी कि यहाँ पर गुरुजी के स्वरूप हैं। तो मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है, बट मुझे नहीं पता था कि ये फाइनल करेंगे। मुझे था कि जो पेरेंट्स को अच्छा लगेगा ऑफ कोर्स वो वही फाइनल करेंगे।
बट इधर उधर करते करते वो ही बैंक्वेट फाइनल हुआ। तब भी मुझे ये ध्यान नहीं आया कि मेरा ये विजन है। जब मैं ब्राइड बन के अपने वेन्यू पर पहुंची और मैंने जब एंटर किया, तो जब मैं अपने ब्राइड रूम की तरफ जा रही थी तो मैंने देखा मेरे ब्राइड रूम के बाहर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है और उसके सामने एक और स्वरूप लगा हुआ है। तो मैं तब भी मेरे ध्यान में नहीं आया कि मैंने एक विजन सोचा हुआ है, लाइक एक विजन है मेरे दिमाग में। जब मैं वहाँ माथा टेकने गई तो मैंने सोचा गुरुजी के स्वरूप है, मैं माथा टेक लेती हूँ। जब मैं वहाँ माथा टेकने गई और मैं जैसे ही वो हाथ जोड़ के खड़ी हुई तो मुझे एकदम ध्यान आया कि जो इस टाइम मैं हाथ जोड़ के गुरुजी के आगे खड़ी और मैंने गुरुजी से जैसे ही पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे एकदम ध्यान आया कि मैं यही चाहती थी। मैंने बहुत सालों से यही चीज़ सोची थी कि जब मैं ब्राइड बनूं तो मैं सबसे पहले गुरुजी के बड़े से स्वरूप के आगे जाके हाथ जोड़ के खड़ी और मैं गुरुजी को दिखाऊं कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, थैंक यू है कि आज मुझे ये दिन देखने को मिला है। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। मैं कहती हूँ कि बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, आप छोटा छोटा भी कुछ दिमाग में सोचते हो ना तो वो बिल्कुल आपके सामने लाके खड़ा कर देते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि कुछ बड़ा सोचोगे तो करूँगा। मैं अगर दिन में कुछ सोचती हूँ कि ये चीज़ ऐसे हो जाए, अगर गुरुजी की मर्जी होती है और वो मेरे लिए अच्छा होता है तो वो ज़रूर होता है, ज़रूर होता है। लाइक मेरे कहते हैं ना वो मम्मी पापा बच्चों की सारी चीज़ें पूरी करते हैं। मैं जब कनाडा आई तो अकेली थी, यहाँ कोई मेरी डिमांड्स पूरी करने के लिए मम्मी पापा नहीं थे, पर मेरी सारी डिमांड्स पूरी हुई। क्यों? क्योंकि मेरे पास गुरुजी थे और हैं, हमेशा हैं और हमेशा ही रहेंगे। तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि अगर आप दिल में कोई इच्छा रखते हो, कुछ भी रखते हो, आप गुरुजी से मांगो नहीं, अरदास करो एक बार कि गुरुजी बस दिल कहता है कि ऐसे हो जाए, वो हमारे लिए अच्छा होगा तो वो ज़रूर होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, पर उससे भी अच्छा होगा। तो ये मेरे कुछ सत्संग थे जो मैंने आपसे शेयर करने थे। थैंक यू वेरी मच आप सबका जुड़ने के लिए। संगत जी सब अपना ध्यान लगाएं, मंत्र जाप करें। मैं इतना कहूँगी कि लाइफ में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, सबके आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास दुख आया आपके पास नहीं आया, ऐसा नहीं है। सबके पास एक बुरा वक्त भी आता है, एक बहुत अच्छा वक्त भी आता है। पर मैं ये सोचती हूँ कि बुरा वक्त भी एक रीज़न से आता है, कुछ अच्छे के लिए आता है। मैं ये सोचती हूँ कि जब हम बुरे वक्त में होते हैं तो कहते हैं ना हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, ना हम किसी की निंदा करने में इंटरेस्ट रखते हैं, ना हम किसी की तारीफ़ करने में इंटरेस्ट रखते हैं, बस अपने में होते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सिचुएशन चल रही है। मुझे लगता है गुरुजी हमें वो वक्त इसलिए देते हैं कि नाउ दिस इज़ द टाइम जब सब छोड़कर तुम्हें सिमरन करने की ज़रूरत है। वो हमें मौका देते हैं कि हम अपना ध्यान सिमरन के अंदर लगाएं, मंत्र जाप करें, बिकॉज मंत्र जाप इज़ वेरी वेरी पावरफुल थिंग। उसको हम सोचते हैं मंत्र जाप सुन लेंगे, कर लेंगे। दिन में हम जब सारे काम कर सकते हैं तो हम बैठकर मंत्र जाप क्यों नहीं कर सकते? कभी मेरा टाइम बहुत बिजी चल रहा होता है तो मैं खाना बनाते वक्त ही साथ में मंत्र जाप लगा लेती हूँ, शब्द लगा लेती हूँ, ताकि दिन में मेरा एक टाइम एटलीस्ट ऐसा हो जब मैंने अपने दिल से सिमरन किया हो। और कहते हैं ना कि आप गुरु को याद करो तो गुरु हमेशा आते हैं आपके पास। तो सबको मंत्र जाप करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज मंत्र जाप इज़ वेरी वेरी पावरफुल। शुरू से गुरुजी ये कहते आए हैं कि मंत्र जाप करो, हर चीज़ का समाधान उसमें है और कुछ नहीं चाहिए आपको। बस जय गुरुजी। थैंक यू वेरी मच आप सबका जुड़ने के लिए, और सब पर गुरुजी अपनी कृपा बनाकर रखें। थैंक यू। जय गुरुजी।